हिंदी वाली क्लास में वर्ण विचार भाग 8 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयोगवाही वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनका योग न तो स्वर में होता है और न ही व्यंजन में होता है। अर्थात ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों की गणना में आते हैं। इनको अयोगवाही वर्ण के नाम से जाना जाता है। अनुस्वार का चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि विसर्ग का चिन्ह स्वर के आगे दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। व्यंजनों के समान इनके उच्चारण में भी स्वर की आवश्यकता होती है। बिना स्वर के इनका उच्चारण संभव नहीं है। पर इनमें और जो दूसरे व्यंजन होते हैं उसमें जो अंतर होता है वो यह है कि इनमें स्वर पहले आता है, जबकि जो अन्य व्यंजन वर्ण हैं उनमें स्वर का प्रयोग बाद में होता है। जैसे यहाँ जो ये अयोगवाही वर्ण हैं इनमें स्वर का प्रयोग पहले हो रहा है, जबकि जो अन्य व्यंजन वर्ण हैं उनमें स्वर का प्रयोग पीछे या बाद में होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? द्वित्व व्यंजन की बात करें तो जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन वर्ण का लगातार 2 बार प्रयोग कर दिया जाता है एवं उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो वह द्वित्व व्यंजन माना जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम यहाँ किसी शब्द को लें तो शब्द है बच्चा। यह जो बच्चा शब्द है इसके वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास की ओर अगर हम देखें तो ब में ए मिला हुआ है। उसके बाद में च है जो कि स्वर रहित है, उसमें कोई स्वर नहीं है। उसके बाद में चा है जिसमें च और च में आ मिला हुआ है। तो बच्चा जो शब्द है उस शब्द के वर्ण विन्यास में यहाँ च व्यंजन वर्ण का लगातार 2 बार प्रयोग हुआ है और इनके बीच में किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है। इस प्रकार यहाँ यह द्वित्व व्यंजन माना जाएगा। इसी के अनुरूप अगर हम इस प्रश्न के चारों विकल्पों को देखें तो जो दूसरा विकल्प है उसमें शब्द लिखा हुआ है पक्का। पक्का शब्द के वर्ण विन्यास को देखें तो सबसे पहले प में ए मिला हुआ है। उसके बाद में क है जो कि स्वर रहित है। उसके बाद में का है जिसमें क में आ मिला हुआ। पक्का जो शब्द है इसके वर्ण विन्यास में यहाँ क व्यंजन वर्ण का लगातार 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है। तो यहाँ यह स्थिति द्वित्व व्यंजन की स्थिति है। तो इस प्रकार यहाँ यह द्वित्व व्यंजन माना जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। विकल्प नंबर 2 में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यंजन गुच्छ का प्रयोग नहीं हुआ है? व्यंजन गुच्छ क्या है इसकी अगर हम बात करें
तो जब किसी शब्द में अलग अलग प्रकार के दो व्यंजन वर्ण एक साथ लिख दिए जाते हैं, उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता है, तो वहां उस व्यंजन समूह को व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम किसी शब्द को लेते हैं, तो हमारे सामने शब्द है काव्य। काव्य शब्द के वर्ण विन्यास में सबसे पहले क में आ स्वर मिला हुआ है। उसके बाद में वह है जो कि स्वर रहित है, उसमें कोई स्वर नहीं है। उसके बाद में यह है और यह में ए स्वर मिला हुआ है। तो काव्य शब्द के इस वर्ण विन्यास में यहाँ दो अलग अलग व्यंजन वर्णों व और य का प्रयोग एक साथ हुआ है। इनके बीच में किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है, इसलिए इस व्यंजन समूह को व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। इसी के अनुरूप इस प्रश्न के चारों विकल्पों की बात करें तो पहला विकल्प है वो विद्या। विद्या शब्द के वर्ण विन्यास को अगर हम देखें तो सबसे पहले वह है और वह में ई स्वर मिला हुआ है। उसके बाद में है ये द जो कि स्वर रहित है। उसके बाद में है यह और यह में आ स्वर मिला हुआ। तो विद्या शब्द के इस वर्ण विन्यास में यहाँ दो अलग अलग व्यंजन वर्णों द और य का प्रयोग एक साथ हुआ है। इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ यह व्यंजन गुच्छ कहलाता है। तो इस प्रकार विद्या शब्द में व्यंजन गुच्छ का प्रयोग हुआ है। बात करते हैं दूसरे विकल्प की। दूसरा विकल्प है शुद्ध। शुद्ध शब्द के वर्ण विन्यास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले श है। श में ऊ स्वर मिला हुआ है। उसके बाद में है द जो कि स्वर रहित है, उसमें कोई स्वर नहीं है। उसके बाद में है ध और ध में ए स्वर मिला हुआ है। तो शुद्ध शब्द के इस वर्ण विन्यास में यहाँ व्यंजन गुच्छ का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार शुद्ध शब्द में भी व्यंजन गुच्छ का प्रयोग हुआ है। बात करते हैं तीसरे विकल्प की। तीसरा विकल्प है दृग। दृग शब्द के वर्ण विन्यास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है द में री स्वर मिला हुआ है। उसके बाद में है ग और ग में ए स्वर मिला हुआ है। इस प्रकार जो दृग शब्द है उसके वर्ण विन्यास में कहीं भी व्यंजन गुच्छ का प्रयोग नहीं हुआ है। बात करते हैं चौथे विकल्प की। चौथा विकल्प है पुष्प। पुष्प शब्द का जो वर्ण विन्यास है उसमें सबसे पहले है पै और पै में ऊ स्वर मिला हुआ है। उसके बाद में है श जो कि स्वर रहित है। उसके बाद में है पै और पै में जो स्वर मिला हुआ है वो है ए। तो इस प्रकार पुष्प शब्द में यहाँ श और पै व्यंजन वर्ण का एक साथ प्रयोग हुआ है। इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो यहाँ यह व्यंजन गुच्छ माना जाएगा। तो इस प्रकार विद्या शब्द में, शुद्ध शब्द में और पुष्प शब्द में तीनों में व्यंजन गुच्छ का प्रयोग हुआ है। केवल दृग शब्द में व्यंजन गुच्छ का प्रयोग नहीं हुआ। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को किस नाम से पुकारा जाता है? व्यंजन वर्णों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, अर्थात क वर्ग के अंतर्गत ङ, च वर्ग के अंतर्गत ञ, ट वर्ग के अंतर्गत ण, त वर्ग के अंतर्गत न,
और पै वर्ग के अंतर्गत मैं। इन पंचम वर्णों को नासिक व्यंजन के नाम से पुकारा जाता है। इन पंचम वर्णों को अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है और इन्हीं पंचम वर्णों को रक्त वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। पंचम वर्णों को नासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन और रक्त वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर रहित व्यंजन वर्णों को किस चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाता है? जब किसी व्यंजन में स्वर का अभाव होता है तब वह व्यंजन आधा माना जाता है। इसे प्रकट करने के लिए व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिसे हल कहा जाता है। उदाहरण के रूप में क, ख, ट, न, इन वर्णों के नीचे ये जो तिरछी लाइन का प्रयोग किया गया है इसे ही हल कहा जाता है और ये व्यंजन के स्वर रहित होने का प्रमाण है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में रे स्वर रहित है? स्वर रहित र की अगर हम बात करें तो सबसे पहला विकल्प है ट्रक। ट्रक का जो वर्ण विन्यास है उसमें सबसे पहले है ट, ट के बाद में है रे और रे में ए स्वर मिला हुआ है। उसके बाद में है कै और कै में ए स्वर मिला हुआ है। इस प्रकार जो ट्रक शब्द है उसमें जो रे का प्रयोग हुआ है उसके साथ स्वर है। दूसरा विकल्प है क्रम। क्रम शब्द का जो वर्ण विन्यास है उसमें सबसे पहले है कै, कै के बाद में है रे, रे में ए स्वर मिला हुआ है। उसके बाद में है मैं और मैं में ए स्वर मिला हुआ है। इस प्रकार क्रम शब्द में जो रे का प्रयोग हुआ है उसके साथ भी स्वर है। तीसरा विकल्प है वर्ण। वर्ण शब्द का जो विन्यास है उसमें सबसे पहले है वह में ए स्वर मिला हुआ है। उसके बाद में है रे, उसके बाद में है ण और ण में ए स्वर मिला हुआ है। इस प्रकार वर्ण शब्द में जो रे है उसके साथ किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ जो रे है वो स्वर रहित है। अगर हम चौथे विकल्प की भी बात करें तो चौथा विकल्प है त्रस्त। त्रस्त जो शब्द है उसके वर्ण विन्यास को अगर हम देखें तो सबसे पहले है तय, उसके बाद में है रे और रे में मिला हुआ है ए स्वर। उसके बाद में है से जो कि स्वर रहित है। उसके बाद में है तय और तय में ए मिला हुआ है। इस प्रकार जो त्रस्त शब्द है उसमें जो रे है वो भी स्वर सहित है। इस प्रकार ट्रक शब्द में, क्रम शब्द में और त्रस्त शब्द में जो रे का प्रयोग हुआ है वो स्वर सहित है। केवल वर्ण शब्द में जो रे है वो स्वर रहित है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा ळ को माना गया है। ळ
वर्ण का प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, इनके अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी होता है। इस कारण केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में ळ को स्थान दिया गया है। इस प्रकार केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा ळ को विशिष्ट व्यंजन माना गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, कॉलेज, हॉल, मॉल आदि अंग्रेजी के शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह है। अंग्रेजी के जिन शब्दों में ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग होने पर आ के साथ अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार डॉक्टर, कॉलेज, हॉल और मॉल के साथ जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह चिन्ह है अर्धचंद्र। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा।